एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर नंबर 60 में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 यूनिक नोट्स का। शॉर्ट में अलग-अलग से पूछ सकता आपसे कि नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट को और क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, नियर पॉइंट में अगर चेंज आ जाए तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, एज के साथ क्या नियर पॉइंट के अंदर कोई चीज़ चेंजिंग आती है हमारी आई के अंदर, क्या एज के साथ नियर पॉइंट्स हमारा नज़दीक आ जाता है या थोड़ा सा डिस्टेंस पर चला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि नियर पॉइंट क्या है। नियर पॉइंट का मतलब है करीब, करीब का कोई ऐसा पॉइंट, आसान सा वर्ड जिसको हम कह लेना कि नियर पॉइंट क्या है। यानी मैं छोटी सी एक शॉर्ट सी एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मेरी आंख के ज़्यादा करीब है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक नियर पॉइंट है। कोई चीज़ मेरी आंख से बहुत ज़्यादा दूर हो, इनफिनिट डिस्टेंस पर, जिसका डिस्टेंस मैं वैसे मेजर ना कर सकूँ। जैसे हम स्टार्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर है ना, नज़र तो आ रहे होते हैं, मून हमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनफिनिट डिस्टेंस है। तो करीब की चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नियर पॉइंट्स का, हम दूर की चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा वाला पॉइंट, फार पॉइंट का। तो नियर पॉइंट क्या है, आंख से, ह्यूमन आई से वो मिनिमम डिस्टेंस है। नियर पॉइंट को अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम आई से, आंख से मिनिमम डिस्टेंस एट विच क्या हो सके एक शार्प इमेज प्रोड्यूस हो सके ऑन किस चीज़ पर। इमेज तो बेटा एक ही चीज़ पर बनना है आंख में, जिसका नाम क्या है, रेटिना। अगर इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा तो याद रखिएगा फिर वो इमेज थोड़ा सा ब्लर होगा, धुंधला जिसे कहते हैं। यहाँ रेटिना पर बनेगा तो शार्प इमेज का हम वर्ड यूज़ करेंगे, बड़ा क्लियर इमेज जिसको कहते हैं। अगर इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा तो यहाँ रेटिना से पहले लाइट फोकस हो जाती है या रेटिना के बाद लाइट फोकस होगी, तो बिफोर रेटिना बनेगा या आफ्टर रेटिना बनेगा तो वो इमेज हमेशा ब्लर्ड इमेज होगा, जिसमें हम ये कहेंगे कि हमारी आइज़ में कुछ खुदा न खास्ता डिफेक्ट आ गया है। तो इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट पर्सनस को, डिफरेंट पीपल्स को आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, रीज़न उसकी यही होती है। अब आज एक नियर पॉइंट मैंने क्या बताया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट का, कहाँ से, फ्रॉम आई से, यानी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच क्या एक शार्प इमेज प्रोड्यूस हो सके, किस चीज़ पर, रेटिना पर प्रोड्यूस हो सके, दैट इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट। आंख के करीब का कोई पॉइंट है जी। इस नियर पॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं जी, हम ये पहले टॉपिक वो नाम पढ़ चुके हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी नियर पॉइंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, डिस्टेंस का मतलब है फासला, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है वो कम से कम फासला हमारी आई से, जिससे हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का जो विजन है दैट इज वेरी मच क्लियर। यानी ये मार्कर मेरी आंख के बिल्कुल देखें यहाँ पर अगर पड़ा हुआ है बिल्कुल मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं अपनी आई के क्लोज़र लाना शुरू कर दूंगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसका इमेज मुझे क्या होगा, ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो धुंधला क्यों नज़र आता है, क्योंकि उस वक्त मैं इसके ऊपर जो भी वर्ड लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपके ऊपर, जब मैं अपनी आई के करीब इधर है, यानी वो फासला, कम से कम वो फासला जिस पर मुझे ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और इसका एक शार्प इमेज बन रहा है रेटिना पर।
जैसे मैं इसको क्लोजर टू द आई करता जाऊंगा, ठीक है, इसका इमेज ब्लर्ड होना शुरू हो जाएगा, धुंधला होना शुरू हो जाएगा और मुझे इसका इमेज क्लियर नजर नहीं आएगा। आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको डबल नजर आना शुरू हो जाएगी या ब्लर। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ बिल्कुल आगे ब्लर हो गया। अब क्यों ब्लर हो गया? क्योंकि मैं इस नियर पॉइंट के डिस्टेंस से दूर कर दिया, उसको हटा दिया। अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कितना, यानी आंख से वो कम से कम फासला कितना होना चाहिए? आंख से वो कम से कम फासला बेटा कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जी। यानी 25 सेंटीमीटर दूर अगर पड़ी हुई कोई भी चीज़ है तो हमें बिल्कुल क्या नज़र आएगी? क्लियर नज़र आएगी। इस नियर पॉइंट में क्या चेंज कैसे आता है? यानी नियर पॉइंट से अगर हम, डेफिनेट बात है, जब मैं करीब लाऊंगा तो ब्लर होना शुरू हो गया, जब मैं इस नियर पॉइंट से दूर जाऊंगा तो इसका इमेज छोटा होना शुरू हो जाता है। बहुत दूर जाए, एक स्टेज ऐसी आएगी इन्फिनिट डिस्टेंस जहां पर आ गई मुझे नजर ही नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी आई के क्लोजर आता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर क्लोजर है, करीब है, कहां से? फ्रॉम नियर पॉइंट से। फिर मैं बता रहा हूं कि नियर पॉइंट कितना डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अगर हम ऑब्जेक्ट क्लोजर आ रहा है फ्रॉम नियर पॉइंट से, यानी क्लोजर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है जी, आंख के करीब आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्या होना शुरू हो जाता है? इमेज क्या होना शुरू हो जाता है? ब्लर्ड होना शुरू। ब्लर्ड का मतलब होता है धुंधला होना शुरू हो जाता है, सही क्लियर नज़र नहीं आता, क्योंकि हम नियर पॉइंट से करीब आना शुरू हो गए, आई की तरफ आना शुरू हो गए। बिल्कुल ये जो नियर पॉइंट होता है ये एज के साथ इसमें चेंज आता है, यानी एज फैक्टर के साथ इसमें क्या चेंज आता है नियर पॉइंट में? यानी हमारी एज जब 20 ईयर्स की अर्ली 20s के अंदर है तब इस ये नियर पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, जब 40 एज हो जाती तब कितना हो जाता है, जब 60 होती तब कितना हो जाती है। एक एवरेज में बात कर रहा हूँ कि जब हम अर्ली 20s के अंदर होते हैं ना, अर्ली 20s में एज में ये नियर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होता है? ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होता है, ठीक है जी। जैसे ही एज हमारी पहुंचती है 40 ईयर्स तक, जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ना, अकोमोडेशन यंग पीपल्स के अंदर लार्जर होती है, वो जो फोकल लेंथ में चेंज आता है, ठीक है, और ओल्डर एज के साथ वो डिक्रीज होना, यानी जल्दी वो फोकस नहीं करता, देर बाद करता है। 40 ईयर्स पर जब हमारी एज चले जाती है तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितने पर चला जाता है? 50 सेंटीमीटर पर चला जाता है। और ऐसे ही एज बेटा जब 60 ईयर्स की होती है, 60 ईयर्स की एज पर जाने पर इसमें क्या चेंज आता है? जब एज 60 ईयर्स हो जाती है तब ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है जी, यानी 500 सेंटीमीटर पर पड़ी हुई चीज़ नियर पॉइंट पर होगी और वो आपको क्लियर नज़र आएगी। अक्सर आपने देखा होगा जैसे जैसे एज इंक्रीज़ हो जाती है, आप ओल्डर पीपल्स को देखें, हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है तो ऐसे थोड़ा सा दूर करके देख रहे होते हैं, उस दूर करके देखने से उन्हें चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती है, क्योंकि उनका ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चेंज हो चुका होता है। वो डिस्टेंस यहाँ 50 पर पहुँच गया होता है, एज के अकॉर्डिंगली यहाँ वो डिस्टेंस कितने पर चला जाता है? 500 पर चला जाता है जी वो डिस्टेंस। अब देखते हैं जी हम कि जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन ह्यूमन आई, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ पर? नियर पॉइंट पर प्लेस करते हैं। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है, वो हम डायग्राम बना के देख लेते हैं कि इमेज नियर पॉइंट पर है तो आँख के लेंस और रेटिना में कितना डिस्टेंस होगा जिस पर इमेज बन रहा होगा। ये डायग्राम आपने नियर पॉइंट से बनानी है जी। ये हम ह्यूमन आई बना रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि नियर पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो उस वक्त ह्यूमन आई में जो इमेज बन रहा होगा, यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं, बायो में आप पढ़ेंगे, जो इमेज लेके जाती है कहाँ पर? ब्रेन में लेके जाती हैं। ये जी आई लेंस
ठीक है जी। यहाँ पर सिली मसल्स हैं जिनके साथ ये लेंस अटैच होता है, ठीक है जी। यहाँ पर जी हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते कितने डिस्टेंस पर, नहीं जी ये ऑब्जेक्ट पड़ा है जी किस जगह पर, एट नियर पॉइंट पर। फिर से नियर पॉइंट हमने अभी देखा था कि नियर पॉइंट का हमारा डिस्टेंस कितना है, यानी लेंस से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस बेटा दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा होगा ऑब्जेक्ट आंख से, तो इसका इमेज कहाँ पर बन रहा होगा, नहीं जिसको हम आसान से वर्ड्स में कह सकते हैं इमेज कहाँ पर बनना है, बनना तो सारी बात है रेटिना पर इमेज ने बनना है, ठीक है जी। ये हम थोड़ी सी ना ऑप्टिक नर्व्स को ज़रा नीचे कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं ऑप्टिक नर्व्स की हमें, क्योंकि हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है जी। ले जी यहाँ से लाइट की रेज गई लेंस में से, उन्होंने रिफ्रैक्ट होना है आई लेंस से, ये इमेज बना जी। ये दूसरी लाइट की रे गई डेफिनेट बात है लेंस से थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर ये शार्प इमेज बन रहा है, कहाँ पर, दिस इज इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पर जी इमेज बन रहा है जी। अब इस इमेज का और इस लेंस के दरमियान आंख में जो डिस्टेंस होता है जब नियर पॉइंट पर होता है तो डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। इतना फासला हमारी आंख के अंदर होता है, ठीक होगी बात जी। ये यदि नियर पॉइंट के लिए हमने डायग्राम बनाई, इस वक्त हम क्या कहेंगे जब हमें बिल्कुल चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं, तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज़ आवर नॉर्मल विजन। जहाँ पर हमें क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जब ऑब्जेक्ट पड़ा है कितने डिस्टेंस पर, एट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा। क्लियर होगी बात जी। फार पॉइंट क्या होता है जी, दूर, कोई दूर का पॉइंट, याद कीजिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ रिवाइज कर दूं कि जब हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस जो होता है बेटा, उस वक्त आई लेंस क्या होता है, बड़ा रिलैक्स्ड होता है। आई लेंस रिलैक्स्ड होता है और जो सिलरी मसल्स होते हैं, वो सिलरी मसल्स उस वक्त क्या हुए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिली मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है सिली मसल्स इस वक्त किस कंडीशन के अंदर होंगे, दे आर रिलैक्स्ड होंगे। याद आया जब हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए सारी बातें पढ़ी थी। ऐसे ही अब हमारी आई से फार पॉइंट कहाँ पर है, पहली तो बात आपने याद रखनी है कि फार पॉइंट जो होता है वो हमेशा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एट इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जी, ठीक होगी बात जी। अब नियर पॉइंट था मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला कहाँ से, हमारी आई से, जिससे एक शार्प इमेज बन जाए किस चीज़ पर, रेटिना पर बन जाए। तो फार पॉइंट का मतलब है दूर का कोई पॉइंट, तो फार पॉइंट हम क्या कहेंगे, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम आई से, आंख से, एट विच क्या चीज, एक फुली रिलैक्स्ड आई क्या कर सके, फोकस कर सके किस चीज को, ऑब्जेक्ट्स को। तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फार पॉइंट। तो फार पॉइंट ऑफ एन आई क्या है, इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ किन ऑब्जेक्ट्स का, फिर मैं बता रहा हूं, फार पॉइंट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, ये मैक्सिमम डिस्टेंस किस चीज, किन ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का।
भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस हमारी आंख से कितनी दूर, जिस पर हमारा क्या चीज़ एक फुली रिलैक्स्ड आई क्या कर सके, फोकस कर सके किस चीज़ को, इमेजेस को। ठीक है, अब जो पर्सन्स होते हैं किस चीज़ के साथ, जो नॉर्मल आईसाइट होती है, जिन पर्सन्स की नॉर्मल आईसाइट होगी, नॉर्मल आईसाइट है जिनकी, उस नॉर्मल आईसाइट के अंदर वो क्या होगा, वो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे कैन सी ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे। ये नॉर्मल आईसाइट का मतलब क्या है कि वो जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स, उनको इजीली देख सकते हैं। जैसे दूर के ऑब्जेक्ट्स में हमारी आई भी नॉर्मल आईसाइट है। ठीक है, आप रात के वक्त आसमान में आपको बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होते हैं, इसका मतलब हमारी नॉर्मल आईसाइट है जिसमें हम फार के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल आईसाइट्स होते हैं उसमें हमें प्लैनेट्स अक्सर औक़ात हमें टेलीविज़न पर बताते हैं कि ये प्लैनेट्स हमारी अर्थ के ज़्यादा नीयरेस्ट गुजरा, तो रात के वक्त आप देख सकते हैं उसको। ठीक है जी, तो हम उन प्लैनेट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमें दूर नज़र आ रहे होते हैं। तो जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो उनको क्लियरली देख सकते हैं। उन फार अवे ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या चीज़ आती है, डिफरेंट प्लैनेट्स आते हैं या स्टार्स आते हैं। जो दूर के स्टार्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, प्लैनेट्स हमें कभी कभी नज़र आएगा, होता तो बहुत दूर है। ठीक है, जैसे हमें मून नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है ना, मून आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मून बहुत दूर है, विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। ठीक होगी बात, तो दूर की चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अब जब नॉर्मल आई साइट जिसको हम कहते हैं ना, अब क्यों नज़र आ रही होती हैं ये प्लैनेट्स और स्टार्स, इसलिए नज़र आ रहे होते हैं कि उन पर्सन्स का ये जो फार पॉइंट होता है ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसकी रीज़न क्या होती है कि उनका फार पॉइंट, भाई फार पॉइंट कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर होता है फार पॉइंट। अब ज़्यादातर लोग जिनके आई साइट में कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है, उनका ये फार पॉइंट ही तो चेंज हो गया होता है, जिन्हें दूर के ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आते, उनका यही फार पॉइंट इन्फिनिटी की बजाय करीब आ गया होता है, जिसकी वजह से उन्हें करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं दे डोंट हैव नॉर्मल आईज इन दिस सेंस, कि ज़्यादातर लोगों की नॉर्मल आईज इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर की चीज़ें नज़र क्लियर नहीं आती। रीज़न उसकी क्या होती है कि उनका फार पॉइंट जो होता है, जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पर है, जब ये फार पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो आई साइट में कोई डिफेक्ट आ जाएगा। जब ये नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी आई साइट के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाएगा। डिफेक्ट का मतलब ये है कि हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आएंगी। ठीक होगी बात बेटा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट में डिफरेंस क्या है? नियर पॉइंट था वो कम से कम फासला जिस पर हमारी जिस पर क्या चीज़ एक शार्प इमेज प्रोड्यूस हो जाए रेटिना पर। ठीक है, फार पॉइंट क्या था, वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी आई से जहाँ पर क्या चीज़ एक शार्प इमेज आई में प्रोड्यूस हो और हमारी आई फुली रिलैक्स्ड हो और वो ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, फोकस कर सके। ठीक होगी बात जी। जो लोग दूर की चीज़ें देख सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, हम कहते हैं कि उनकी जो आई साइट होती है वो नॉर्मल आई साइट होती है। जैसे प्लैनेट्स को देख लें, स्टार्स को देख लें, क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उनका फार पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, इन्फिनिटी पर। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है, अलहदा से डायग्राम पूछी जा सकती है। लेंस और जो इमेज बन रहा है रेटिना पर, उनके दरमियान डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर का होता है नॉर्मल विजन में। ठीक होगी बात। इसके साथ बच्चा हमारे ना कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस का सेशन कर रहे थे। साइड इन्फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 तक कर चुके हुए हैं। ये मैं नोट्स में से बात कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये हम यूनिक नोट्स में से कर रहे थे। एक सेशन 71 तक हम कंप्लीट कर चुके हुए थे। हम आज क्वेश्चन नंबर इसी के साथ इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 72 से ऑनवर्ड 77 पर जाके बिल्कुल एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो देख लेते हैं जी। तो अपने नोट्स ले लीजिएगा साथ, देखिएगा जी। 71 तक हम कर चुके हैं। 72 क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑन वाटर ड्रॉप्स, कि डिस्पर्शन का वाटर ड्रॉप्स, पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं आफ्टर रेन, बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाते हैं, ठीक है,
उनका क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑन द वाटर ड्रॉप। तो डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या करती है, सेपरेट्स करती है किसको, कलर्स ऑफ सनलाइट को, जिसकी वजह से आपको क्या चीज़ नज़र आती है, रेनबो नज़र आती है। तो डिस्पर्शन का इफेक्ट क्या होता है वाटर ड्रॉप्स पर, क्या चीज़ बन रही होती है, रेनबो बनती है जी। जब सनलाइट पास करती है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर से, पानी के जो कतरे हवा में रह जाते हैं आफ्टर रेनफॉल, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, रेनबो। 7 कलर्स जो बने हुए नज़र आते हैं आपको जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है व्हाट हैपन टू द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ये क्वेश्चन हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं अपने टॉपिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन डिफरेंट चेंज करके कैसे दे सकता है। क्वेश्चन उसका ये है जी, कन्वेक्स लेंस में से जब लाइट पास करती है तो उसमें क्या चेंज आता है, और कॉनकेव लेंस में से जब लाइट पास करती है तो उसमें क्या चेंज। देखिएगा जब कन्वेक्स लेंस में से लाइट ने पास करना है, ये मैं कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, हम सिर्फ उतनी सारी डिस्पर्शन ही डिस्कस करेंगे जिसमें जब लेंस में से लाइट पास करेगी तो उसने क्या करना है, देखिएगा मैं सिर्फ इतनी सारी बात बता रहा हूँ कि चेंज क्या आना है, ठीक है जी। इसने क्या करना है, ये पैरेलल लाइट की रेस जो होती हैं कन्वेक्स लेंस में से, ये लेंस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है जी, ठीक है। जिस पॉइंट पर फोकस करता है हम उसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफ। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को इसने क्या करना है, फोकस कर देना है, फोकस्ड एट अ सिंगल पॉइंट पर जी, सिंगल पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट को फोकस कर देता है। ऑपोजिट दूसरा वाला लेंस कौन सा होता है जी, कॉनकेव लेंस। बिल्कुल जी, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये लेंस का सेंटर था जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर या एपेक्स का नाम देते हैं, ये लेंस का बेस कहलाता है जी, जिसके ऊपर लेंस होता है जी। दूसरा लेंस है जी कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये मैंने दरमियान में प्रिंसिपल एक्सिस बनाया जो कहाँ से पास कर रहा है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से। कॉनकेव लेंस के अंदर मेरा बच्चा क्या चीज़ होती है, जब लाइट की रेज आती हैं, ठीक है, इसने फोकस करना है। फोकस करने का मतलब क्या है कि ये कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है एक जगह पर। इसने क्या करना है, इसने डिस्पर्स कर देना। कितना डिस्पर्स करना है, इस तरफ जाएगी। मैंने कहा था कि यहाँ पे हम ऐसे लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, एफ से। दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, एफ। तो ये लाइट की रेस को वो कन्वर्ज करता है। इसने क्या करना है, इसने लाइट की रेस को डाइवर्ज कर देना है, डाइवर्ज फैला देता है जी, जिसको इसीलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंगनेस। ऐसे ही लेंस का ये सेंटर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर को वर्टेक्स का नाम भी दिया जाता है जी, सेंटर, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस के केस के अंदर ओ के साथ करते हैं। अगर मिरर होता तो मिरर के केस के अंदर हम उसको पी के साथ करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट हैपन टू द लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल डायग्राम बना के आपने बता देना, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता पेपर में। आगे जी क्वेश्चन नंबर 74, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई आर डायोप्टर्स हैंडी टू यूज़। डायोप्टर्स हैंडी टू यूज़ क्यों हैं, देखिएगा हमने पढ़ा था कि डायोप्टर क्या चीज़ है, दैट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। ऐसी है जी, सॉरी, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर। हमने ये पढ़ा था कि 1 डायोप्टर किसके किलो होता है, 1 पर मीटर के। अब डायोप्टर्स, क्वेश्चन ये है जी, वाई आर डायोप्टर्स हैंडी टू यूज़। दे आर हैंडी टू यूज़ बिकॉज जब हम दो थिन लेंस को प्लेस करते हैं ना साइड बाय साइड, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक ये थिन लेंस था, ठीक है, एक मेरे पास दूसरा ये थिन लेंस था, ठीक है जी। तो डायोप्टर्स क्यों हैंडी होते हैं कि इस लेंस की जो पावर है जितनी भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी पावर है जी 1 डायोप्टर की, ये दूसरा वाला लेंस था जिसकी भी पावर कितनी है जी 1 डायोप्टर की, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होकर मिलकर कम्बिनेशन ऑफ कितना बना देंगी, 2 डायोप्टर्स का। पावर ऑफ लेंस ऐड हो जाती है, दैट इज वाई वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उनके पास लेंस का कम्बिनेशन ऐसा अवेलेबल नहीं है जो उन्हें रिक्वायर्ड है, पावर ऑफ लेंस 2 डायोप्टर की रिक्वायर्ड है, ठीक है, उन्हें,
या उन्हें पावर ऑफ लेंस 3 डायोप्टर की रिक्वायर्ड है, उनके पास एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ जिसकी पावर ऑफ लेंस कितनी थी, अगर उन्होंने 3 रिक्वायर्ड है, उनके पास एक लेंस है जिसकी पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर थी, एक और लेंस को साइड बाय साइड प्लेस करेंगे जिसकी पावर ऑफ लेंस कितनी थी, उसकी भी ज़ाहिर बात है कितनी है 1.5 थी। तो अगर उन्हें 3 की रिक्वायर्ड है तो उनको एक नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंस बना लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाने में 3 रिक्वायर्ड थी, इन दोनों को ऐड करके कितनी बन जाती है 3 डायोप्टर्स बन जाती है। दैट इज़ वाई डायोप्टर्स आर हैंडी टू यूज़, कि पावर ऑफ लेंस का कम्बिनेशन क्या हो जाता है ऐड अप हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 75 में जी, हाउ कैन यू कंपेयर लेंस सिंपली बाय लुकिंग एट देम। भाई लेंस आपके पास है, आप लेंस को देख कर कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि लेंस की फोकल लेंथ कम है या ज़्यादा। लेकिन मैंने ये लेंस बनाया, नज़र ही आ रहा होगा आपको, एक लेंस मैंने ये बनाया है, एक लेंस मैं ये बना देता हूँ, नज़र आ रहा है, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ अ थिन लेंस, मुझे हमने लेंस की फोकल लेंथ पढ़ी थी, नज़र आ रहा है कि ये थिन है, नज़र आ रहा है कि ये लेंस क्या है थिक लेंस है। हमने पढ़ा था कि अगर लेंस थिन होगा तो डेफिनेट बात है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है लॉन्गर, और अगर लेंस थिक होगा तो उसकी देखने से हमें पता चल जाता है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ये तो इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, दैट इज़ ऑलवेज शॉर्टर। यानी थिक लेंस फैटी लेंस होता है। फिर देखने से हमें नज़र आ रहा होता है कि जो थिक लेंस होता है उसका कर्वेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। भाई ज़्यादा है, ये हाथ सीधा है, ये कर्वेचर इतना कम है, ये ज़्यादा हो गया इंक्रीज्ड। जो थिन लेंस होता है उसका कर्वेचर क्या होता है डिक्रीज होता है, कम होता है जी। ये देखने से लेंस को हमें ये पता चल जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है हाउ कैन यू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास की आप फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर कर रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 76 में। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा ऐसा ग्लास, ठीक है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल कन्वेक्स लेंस। ऐसा वो ग्लास होता है। आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, ठीक है, सन के सामने करें, सूरज के सामने इसको करें, ठीक है जी, सन रेज आ रही होंगी, ठीक है, जब इसमें से पास करेंगी नीचे कोई पीस ऑफ पेपर रख देगी, ये पेपर था जी, हमने इस मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ मेजर करनी है। डेफिनेट बात है ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है दिस इज, ये ग्लास कौन सा होता है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ये जी कन्वेक्स लेंस होता है। तो मैंने इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यानी एफ मेजर करनी है कि एफ कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा। यहाँ से सन रेज आ रही हैं, ठीक है, जब वो इसमें से पास करेंगी, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सन रेज आ रही थी, जब इसमें से पास करेंगी तो सारी की सारी पास होने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी, यानी एक छोटा सा डॉट आपको पेपर के ऊपर बना हुआ नजर आएगा, जहाँ पर लेंस को मूव करने से ये जो यहाँ पर ये जो डॉट बना हुआ नजर आएगा पेपर पर, यानी वो जो स्पॉट बना हुआ होगा, जहाँ पर इस स्पॉट का साइज बहुत ज़्यादा क्या हो, स्मॉलर हो, छोटा हो, तो यहाँ पर ये साइज बहुत सबसे छोटा स्मॉलर साइज बनेगा। आप थोड़ा सा दूर करेंगे ना पेपर से, साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब आप पेपर के थोड़ा सा नियरेस्ट लेके आएंगे तो साइज स्पॉट का साइज डिक्रीज होना, बिल्कुल जब मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से लेकर ये लेंस था जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा, दैट डिस्टेंस इज इंडिकेटिंग एक्चुअली क्या चीज़, इस गिवन लेंस की क्या चीज़ आपको बताएगा, फोकल लेंथ बताएगा जी कितनी आती है। क्लियर हो गया जी। ऐसे हम लेंस की क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वाला एक क्वेश्चन है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम पढ़ चुके हैं अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक के अंदर कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। देखिएगा मैं वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। वो दोनों लेंस कौन से लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज
आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होती है, जो आई पीस होता है उसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होती है। ठीक है जी। हम यूज़ क्यों करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को? टू इन्वेस्टिगेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो यूज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसलिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया जी। फिर उसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है एक हिस्से में, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इज, वो जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस होता है, याद रखिएगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्वेश्चन नंबर 77 में वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किस डिस्टेंस से हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो डिस्टेंस आता है ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्टर फोकल लेंथ का, आई पीस लॉन्गर फोकल लेंथ का। ठीक है जी। ये डिस्टेंस इन दोनों में, इस डिस्टेंस को ऐड करने से ऑलवेज क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए जी। क्लियर हो गया बेटा बात। यहाँ पे बच्चों ये लेक्चर नंबर 60 जिसमें हमने साइड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर 77 तक कर लिया है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट दोनों है, नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या है, और एक हमने ये डायग्राम डिस्कस की है नॉर्मल विजन की। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है, जब ये इन्फिनिटी वाला डिस्टेंस चेंज हो जाता है, यानी जब ये करीब आ जाएगा तो हमारी आई में डिफेक्ट आ जाएगा। जब ये नियर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, जब ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा तो डिफेक्ट आ जाएगा आई में, जिसकी वजह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं। यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स कभी क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, कभी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो ये दो तरह के आई में क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट, जिसकी वजह से लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। अब लेंस दो ही हम यूज़ करते हैं डिफेक्ट्स के अंदर, या तो कनकेव या कन्वेक्स। वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कनकेव लेंस हम कब यूज़ करेंगे, किन ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे, और नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेक्चर नंबर 60 ख़त्म हुआ बेटा। एक लास्ट हमारा टॉपिक रह गया सिर्फ डिफेक्ट ऑफ विजन का, और उसके साथ हमारे कुछ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कंसेप्ट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि पेज नंबर 82 पर यूनिक नोट्स के अंदर क्वेश्चन 18, 19 और 20 वो उसी के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते और जाते हुए एक छोटी सी हदीस, बहुत ही प्यारी सी, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदा की तरफ उस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वह नमाज में किसी और तरफ मुतवज्जो ना हो। यानी जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते तो हमारी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ ही होनी चाहिए। ठीक है। तो रब्बुल आलमीन भी तब तक हमारी तरफ तवज्जो फरमाएंगे जब तक हम पूरी तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे ही हमारी तवज्जो नमाज में किसी दूसरी तरफ होती है तो अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, अपनी तवज्जो हमारी तरफ से हटा लेते हैं। तो पूरी हदीस ये थी, हज़रत अबू ज़र से रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तरफ उस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वो नमाज में किसी और तरफ मुतवज्जो ना हो, यानी नमाज़ पढ़ते हुए हमें कोई और ख्याल ना आ रहा हो। जब बंदा अपनी तवज्जो नमाज से हटा लेता है तो अल्लाह ताला भी उससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। यहाँ पर बेटा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नए लेक्चर में लास्ट वाला हमारा एक टॉपिक रह गया, इसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन्स क्या है, नए लेक्चर में नई चीज़ के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।